गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा पॉलिटिकल का 4th चैप्टर चल रहा है, तो हमने इसके अंदर कल जो डिस्कस किया था ये आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, ध्यान से सुना होगा। बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चीन के साथ शांति और संघर्ष। तो देखिए मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो भारत था उसका पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ कैसे संबंध थे, कैसे रिलेशन थे, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम चाइना के साथ उसके कैसे संबंध थे उसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा ये इसके अंदर क्या बताया गया है। सबसे पहले तो देखो ये जो ये इधर ब्लॉक के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था, जो ब्लॉक के अंदर देखिए जो ये वाला पॉइंट दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं आपको वो जरूर पढ़ने हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, ताकत के तीनों साधनों, कौन कौन से साधन है, संपदा, धन और जन, इन तीनों से ही हीन, यानी कि एक ऐसा देश जो उसके पास ये तीनों ही चीज नहीं है, अब वह बहुत ही तेजी से सभ्य जगत के अंदर नैतिक ताकत के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। वो देश कौन है, भारत है। उसकी आवाज को दिग्गज यानी कि जो बड़े बड़े देश हैं उनकी जमात में बड़ी इज्जत के साथ सुना जाता है। तो ये बातें किसने कही थी, सी राजगोपालाचारी ने एडविना माउंटेन बेंटन को एक पत्र लिखा था, लेटर लिखा था। कब लिखा था, 1950 के अंदर। और उन्होंने अपने इस पत्र के अंदर ये सारी बातें कही थी। और किसके लिए कही थी, भारत के लिए कही थी। अब आगे देखिए कि जो चाइना के साथ जो भारत के रिलेशंस थे वो किस प्रकार के थे। तो देखिए जो भारत है वो शुरू से ही क्या है, शांति प्रिय देश रहा है। ये हमने कल भी पढ़ा था कि भारत कभी किसी के साथ लड़ाई करना नहीं चाहता था। भारत हमेशा ये चाहता था, उसकी हमेशा यही नीति रही है कि सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए, हमें कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत, यानी कि पाकिस्तान के तो क्या थे, उसके जो संबंध थे वो कैसे थे, पाकिस्तान के जो साथ उसके जो संबंध थे वो तो बहुत ख़राब थे। लेकिन चाइना के साथ उसके जो रिश्ते की शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, दोस्ताना ढंग से हुई थी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि चीनी जो क्रांति हुई थी वो सबसे पहले कब हुई थी, 1949 के अंदर चीन में क्रांति हुई थी, लड़ाई हुई थी, चीनी क्रांति हुई थी। इस क्रांति के बाद जो भारत और चाइना थे उन दोनों के अंदर उनने क्या है, चाइना में कम्युनिस्ट सरकार आई थी। और इस कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला सबसे पहला देश कौन था, भारत ही था, क्योंकि भारत के अंदर भी क्या कम्युनिस्ट सरकार थी। भारत जो आज़ाद हुआ था वो 1947 में हुआ था, जो चाइना आज़ाद हुआ था वो 1949 के अंदर हुआ था। ओके आगे देखिए बेटा, पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को नेहरू के हृदय में मतलब जो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उनके अंदर क्या है, उनका दिल एक ऐसा दिल था कि क्या है, वो हर किसी के लिए बहुत ही मतलब नरम दिल के थे। वो हर किसी के लिए उनके दिल के अंदर बहुत गहरे भाव थे। वो किसी के साथ भी लड़ाई करना नहीं चाहते थे और वो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार, हर समय तैयार रहते थे। तो नेहरू के कुछ जो सहयोगी थे उस समय कौन थे, उसके अंदर किनका नाम आता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भी क्या है, उनका नेहरू जी का पूरा साथ दे रहे थे। तो आगे इसमें देखिए बेटा, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, यानी कि उन्होंने जो नेहरू जी ने जो पंचशील था, देखिए जो ये एक पंचशील वर्ड आया है, पंचशील की घोषणा की थी और इसको पर हस्ताक्षर किए थे। किन किन ने मिलकर किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, चाइना के कौन थे उस समय, प्रमुख चाउ एन लाई। इन दोनों ने 29 अप्रैल 1954 के अंदर पंचशील एक समझौता था उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे। अब ये पंचशील क्या था बेटा, इसको ध्यान से सुनो, ये आप सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है ताकि आपको समझ में आए कि पंचशील क्या है। तो देखिए पंचशील का पंच का मतलब होता है बेटा 5। तो इसके अंदर 5 समझौते किए गए थे कि जो चाइना और भारत ने मिलकर किए थे। तो इन दोनों ने आपस में 5 समझौते बनाए थे, 5 सिद्धांत बनाए थे। और ये 5 सिद्धांत क्या थे, ये इन्होंने क्या कहा था कि हम दोनों को इन 5 सिद्धांतों को मानना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या था कि हमें आपस में, हमें मतलब जैसे चाइना के जो टेरिटोरियल कंट्रीज हैं या स्टेट्स हैं, जो आप मतलब आसपास के जो राज्य हैं और जो भारत के राज्य हैं उनके साथ क्या है, मतलब चाइना के अंदर भारत के, चाइना के दिल में भारत के लिए और भारत के दिल में चाइना के राज्यों के लिए, सभी के लिए क्या है, प्रेम भाव रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या था कि हमें किसी की मतलब इंटरनल जो अफेयर्स हैं, मतलब
चाइना अगर कुछ अपने तरीके से कर रहा है तो भारत इंटरफेयर नहीं करेगा, भारत कुछ कर रहा है तो चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा। तो उसके ऊपर क्या इंटरनल जो अफेयर था उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं होगी। थर्ड पॉइंट क्या बताया गया था कि जो रिलेशनशिप है दूसरे देशों के साथ, जो रिलेशनशिप है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल रहेगी। सभी देशों के साथ हमें मिलजुल कर कार्य करना है। फोर्थ पॉइंट क्या था कि हमें किसी के साथ अग्रेसिव नहीं होना है, मतलब किसी के साथ भी क्या है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई भी बात हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है, उसका आपस में बैठ कर उसका समाधान करना है। और एक लास्ट पॉइंट क्या था कि पीसफुल यानी कि शांतिपूर्वक हमें सारे कार्य करने हैं। अपने ना केवल हमें अपने दोनों देशों के आपस में बल्कि दूसरे देशों के साथ भी क्या है हमें अपने अच्छे संबंध बनाने हैं, शांतिपूर्वक हमें अपने संबंध बनाकर रखने हैं दूसरे देशों के साथ भी। तो इसे पंचशील का नाम दिया गया था, पंचशील सिद्धांत। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसको ऊपर कब किया था, 29 अप्रैल 1954 1954 में दोनों देशों ने किसने, भारत ने और चाइना ने, दोनों देशों ने मिलकर इसके ऊपर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। लेकिन ऐसा बेटा क्या हुआ कि जो भारत है मतलब चाइना है, चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो किस वजह से, ऐसे क्या रीज़न थे जिसकी वजह से क्या है चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो देखिए इसमें क्या क्या मेन बातें बताई गई हैं। तो इस जो विवाद हुआ था, जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, 1962 के अंदर चाइना ने इंडिया के ऊपर आक्रमण कर दिया था। उसके अंदर ऐसा क्या हुआ 54 से लेके 62 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो देखिए क्या हुआ था, एक तो क्या था, जो नेहरू जी थे वो हर किसी के ऊपर जल्दी विश्वास कर लेते थे। उनकी मान्यता क्या थी कि हमें किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है। लेकिन चाइना क्या था, साम्राज्यवादी देश था, वो साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाता था। अब देखो बेटा साम्राज्यवादी क्या होता है, साम्राज्यवादी का मतलब होता है कि चाइना क्या था, वो अपने देश को मतलब हर समय अपने देश की बाउंड्री को बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता था। यानी कि वो अपने एरिया को इतना ज़्यादा वाइड इतना फैलाना चाहता था, आसपास के जो छोटे मोटे एरिया थे वो उसको अपने देश के अंदर मिलाकर अपने देश को और अधिक पावरफुल बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। और ये हम सभी को पता है कि जो चाइना है उसका एरिया के अकॉर्डिंग क्या हमारे भारत से बहुत बड़ा है। तो इसलिए क्या है चाइना कहीं ना कहीं हम भारत से हर रूप के अंदर क्या है वो आगे है, हर रूप के अंदर वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, हमसे ज़्यादा पावरफुल है। तो इसके अंदर देखिए विवाद के मुद्दे क्या क्या आए थे। तो जो चाइना था उसने क्या है गलत नीति अपनाई। चाइना ने जम्मू कश्मीर में एक लद्दाख वाला एरिया है, वहाँ पर अक्साई चीन नामक एक स्थान है, तो उसके ऊपर इसने चाइना ने अपना कब्जा कर लिया। चाइना क्या कहता था कि ये मेरा एरिया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक नेफा नामक स्थान था, उसके ऊपर भी चाइना ने अपना हक जमाया था कि ये अरुणाचल प्रदेश में जो नेफा वाला एरिया ये भी मेरा है। और इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे सारे पॉइंट जो मैं बता रही हूँ आपको। दलाई लामा थे वो तिब्बत के जो ये थे जो भगवान को मानते हैं, आध्यात्मिक जो गुरु थे दलाई लामा तिब्बत के, उसको भारत ने क्या है अपने देश के अंदर शरण दी थी। तो इससे भी क्या है जो चाइना था वो नाराज़ हो गया था। और इसके अलावा जो चाइना है उसने चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। तो इससे क्या है जो भारत और चाइना के बीच का जो राज्य का एरिया था वो ख़त्म हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे विवाद थे जिसकी वजह से क्या है चाइना और भारत के बीच में क्या हो गया था, युद्ध हो गया था। चाइना ने क्या है भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो और भी इसके अलावा भी क्या थे और मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ। तो देखिए तो इसने चीन ने आक्रमण क्यों किया था, बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से भारत और चाइना के बीच में खटास आ गई थी, उनके रिश्तों में खटास आ गई थी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए यही बताया गया जो मैंने आपको भी बताया था कि चाइना ने 1950 में तिब्बत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। यानी कि 1950 के अंदर चाइना क्या कहता है कि उसने तिब्बत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। वो वहाँ के लोगों को, जो तिब्बत के लोगों को उसने दबाने की कोशिश की और वो मतलब चाइना के जो लोग थे वो तिब्बत के अंदर आकर रहने लगे, वहाँ पर अपनी नीतियों को चलाने लगे, अपने धार्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने लगे। तो इससे क्या है जो तिब्बत वाले थे वो बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे, बहुत नाराज हो गए थे। तो अब तिब्बत को और तो कोई दिखाई नहीं दिया, उसे भारत दिखाई दिया। तो वो क्या है भारत के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। अब भारत क्या ठहरा, भारत क्या नरम दिल का था, अगर उसके पास कोई मदद मांगने आता था तो क्या है वो बहुत जल्दी पसीज जाता था। तो यही हुआ जो चाइना जब तिब्बत भारत के पास मदद मांगने के लिए आया
तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने क्या कहा कि मैं चाइना को समझाने की कोशिश करता हूँ, चाइना इस तरीके से क्यों कर रहा है, ये तो गलत है। क्योंकि पंचशील के अकॉर्डिंग क्या है, जो पंचशील के सिद्धांत के ऊपर साइन किए तो उसके अकॉर्डिंग यही बताया गया था कि हम किसी भी दूसरे देश को तंग नहीं करेंगे। लेकिन अब चाइना क्या है, दो गलत नीति अपना रहा था, वो पंचशील के बातों को भी भूल गया था। तो अब वो भारत जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो क्या है चाइना के जो मुख्य थे उनको क्या है समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे क्या है, जो चाइना वाला था वो और ज़्यादा भड़क जाता है। वो क्या कहता है कि अब वो पंचशील वाली बात को याद दिलवाता है भारत को कि उसमें एक पॉइंट था कि हम अगर इंटरनल रूप से कोई भी कार्य करते हैं, कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो इससे क्या है, भारत क्या है चुपचाप बैठ जाता है। भारत वो कहता है कि मैं कहीं ना कहीं बाध्य हो गया हूँ पंचशील के ऊपर हस्ताक्षर करके, अब मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। अब चाइना के जो मन में आए वो चाहे जो कर सकता है। तो इस तरह से क्या है, भारत ने अपना पैर पीछे कर लिया। लेकिन बस भारत के कहने पर चाइना ने सिर्फ इतना किया था कि जो चाइना के जो लोग वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, तो उन्होंने तिब्बत वालों को सिर्फ इतनी छूट दी थी कि वो अपने धर्म को अपना सकते हैं, अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। बाकी उसको ऊपर तिब्बत के ऊपर चाइना ने पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया था, उसके एरिया को अपने देश के अंदर मिला लिया था। क्योंकि चाइना कैसा ठहरा, साम्राज्यवादी नीति को अपनाने वाला था। वो हमेशा हर समय अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता था। तो ये मैंने आपको बेटा एक स्टोरी के रूप में समझाया है। आप इसके अंदर पढ़ोगे तो ये सब कुछ इसमें यही सारी चीज़ें दी गई हैं। मैंने आपको एक स्टोरी के तरीके से समझाया ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। आगे अब देखिए बेटा, अब इसके अंदर देखिए अखबार की कटिंग्स लगाई गई हैं, तो इसमें भी यही बताया गया है। अभी देखिए तिब्बत का बताया गया है। तिब्बत के अंदर क्या बताया गया है, 1950 के अंदर देखिए पॉइंट इसमें दिया भी गया। 1950 के अंदर चाइना ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण कर लिया था और वहाँ पर क्या है, तिब्बत के ज़्यादातर लोगों के ऊपर चाइना ने अपना कब्जा कर दिया था। लेकिन जो तिब्बत के लोग थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। और जब 1954 में जब भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो उसके अंदर ये बात भी शामिल थी कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे, यानी कि वो एक दूसरे की बातों का उल्लंघन नहीं करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। लेकिन जो चाइना था, चाइना ने क्या इसका अर्थ क्या लगाया कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है। और इसके अलावा जो 1956 के अंदर देखिए बेटा क्या हुआ कि जो चाउ एन लाई था, यानी कौन चाइना का जो शासक था, वो भारत के दौरे पर आए। तो साथ ही साथ तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भी भारत में पहुंच गए थे। अब वो क्या करते हैं, जब वो दलाई लामा भारत में आते हैं तो क्या वो नेहरू जी से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं और क्या क्या कहते हैं कि हमें भारत के अंदर शरण दे दो, अपने देश में शरण दे दो। देखिए जो भारत की नीति थी वो कैसी थी, अतिथि देवो भव, यानी कि अगर कोई मेहमान आ रहा है तो उसे अपने देश के अंदर क्या है भगवान का रूप माना जाता था। तो नेहरू जी वैसे ही दयालु थे, तो नेहरू जी ने क्या किया, जो दलाई लामा थे उनको अपने देश के अंदर शरण दे दी। और उनके साथ बहुत सारे लोग आए थे। उस समय लगभग 80,000 के करीब 80 लाख के करीब लोग आए थे। उन सबको उन्होंने भारत ने अपने देश के अंदर शरण दे दी। और किस जगह पर दी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बेटा। हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है उसके अंदर एक धर्मशाला नामक स्थान है, वहाँ पर सबसे पहले जो दलाई लामा थे वो तिब्बत से कहाँ पर आए थे, भारत में हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर किस जगह पर आए थे, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक स्थान के ऊपर सबसे पहले वो आकर रहे थे। ये आपकी शायद बुक में होगा भी, आप देख लेना इसके अंदर। जब इसकी एक बार अच्छे से रीडिंग जरूर करना बेटा, ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है वैसे मैं आपको सारे करवा रही हूँ। तो जो दलाई लामा है उसने भारत से कब मांगी थी शरण, 1959 के अंदर उसने भारत से शरण मांगी। भारत ने क्या किया था, दलाई लामा को शरण दे दी थी। और इस चीज़ का जो चाइना था उसने भारत के लिए इसका बहुत अधिक कैड़ा विरोध किया था। और यहीं से ही क्या है, यहीं से ही लड़ाई की शुरुआत हो गई थी। 1959 से ही लड़ाई की शुरुआत हो गई थी। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, वहाँ पर तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती आज भी वहाँ पर बसती है। ओके, आगे देखिए बेटा, जो इसका ना मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो इस चीज़ से क्या है, जो चाइना था वो बहुत ज़्यादा खफा हो गया था, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। आगे देखिए, ये आपको मैप के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो भारत चीन की जो सीमा थी वो आपको इस मैप के अकॉर्डिंग समझाई गई है कि भारत और चीन की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी। अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अब
नेक्स्ट पेज में देखिए क्या बताया गया है। अब ये क्या जो चाइना था उसने क्या इस चीज़ का विरोध किया था, क्योंकि जो भारत था उसने दलाई लामा को क्या कर दिया था, अपने देश के अंदर शरण दे दी थी। तो इससे क्या है, चाइना और भारत के बीच में एक विवाद खड़ा हो गया था। वो चाइना क्या कह रहा था कि तुमने हमारे मतलब एक तरह शत्रु को तुमने शरण कैसे दे दी। तो इससे क्या है, जो चाइना था वो खफा हो गया और वो उससे लड़ाई करने की वो बनाने लग गया, उससे दूरी बनाने लग गया, भारत से दूरी बनाने लग गया। इसके अलावा जो चाइना ने, इसके अलावा एक चीज़ और थी, चाइना ने जो मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा और पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि लद्दाख का जो अक्साई चीन वाला एरिया था उसके ऊपर क्या है, चाइना ने अपना कब्जा कर लिया था। और अरुणाचल प्रदेश का जो नेफा नामक जो स्थान था उसके ऊपर चाइना क्या कह रहा था कि ये मेरा एरिया, और उसके ऊपर बहुत लंबे समय तक इसके ऊपर विवाद छिड़ा था। लेकिन अंत में क्या है, चाइना नहीं माना था और चाइना ने क्या है वो उसको उन एरियाज़ के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। देखिए ये 1957 से 59 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया था, और इस इलाके पर कब्जा करने के लिए उसने वहाँ पर क्या किया था, एक सड़क बना दी थी। उसने, चाइना वालों ने इसके ऊपर एक सड़क बना दी थी, इस एरिया के ऊपर अपनी सड़क बनाकर उसके ऊपर अपनी एक तरह से मोहर लगा दी थी कि ये एरिया मेरा है, मैं इस एरिया को किसी को भी नहीं दूंगा। इसी बीच क्या हुआ बेटा, क्यूबा मिसाइल संकट, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, जो क्यूबा मिसाइल संकट है, वो क्यूबा मिसाइल संकट पूरा जो विश्व था वो क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट में लगा हुआ था। जो क्यूबा का जो मिसाइल संकट हुआ था उसके ऊपर एक पूरा संसार की नज़र किस पे थी, क्यूबा मिसाइल संकट में थी। और इसी समय में, ठीक इसी समय चाइना ने क्या किया, 1962 के अक्टूबर में उसने क्या किया, अचानक ही भारत के ऊपर हमला कर दिया। अब देखिए जो भारत था वो क्या है, लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। अब अचानक ही कोई हमारे ऊपर हमला कर दे, भारत के पास देखो उस समय इतनी सेना पावर भी नहीं थी। तो इससे क्या हुआ, जो भारत था वो अचानक जब ये हमला हुआ तो भारत क्या है, इस लड़ाई के अंदर भारत की हार हुई थी और चाइना इस लड़ाई के अंदर जीत गया था। और जब ये चाइना और भारत का युद्ध हुआ तो इससे क्या, देश और विदेश दोनों ही जगह बहुत ही गहरा धक्का लगा था। और इस संकट की घड़ी के अंदर क्या है, जो सोवियत संघ था उसने वो भी क्या है, तटस्थ बना रहा, मतलब वो जो इस संकट की घड़ी से सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था। और चीन युद्ध से भारतीय जो राष्ट्रीय स्वाभिमान था उसको बहुत अधिक ठेस पहुंची थी। और यहाँ तक कि बहुत सारे जो सैन्य कमांडर थे उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। और उस समय क्या है, जो नेहरू जी थे उनकी भी क्या है, बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी कि नेहरू जी इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाए, कि शुरू से क्या उन्होंने चाइना का साथ दिया, लेकिन अब जब संकट की घड़ी आई तो कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है। तो उस समय पर बेटा इस देखो ब्लॉग के अंदर दिया गया, ये बहुत, ये वाला जो ब्लॉग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ब्लॉग के अंदर देखिए बेटा क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि 1962 के युद्ध के बाद, यानी कि भारत चाइना का जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो लता मंगेशकर थी उन्होंने गाना गाया था, कौन सा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये भारत चाइना का जो युद्ध हुआ था उसके बाद उसके अंदर जो मतलब जो जितने भी सैनिक मारे गए थे, जो बेगुनाह जो सैनिक मारे गए थे, अनगिनत सैनिक मारे गए थे भारत के, तो उनके ऊपर क्या है, लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों। तो इस गाने को जब नेहरू जी ने सुना था तो पूरी भरी सभा के अंदर क्या है, ये नेहरू जी क्या है वहाँ पर सबके सामने रो पड़े थे। एक तो देखो ये गाना वैसे ही बेटा बहुत ही ज़्यादा भावुक है, और इसके अलावा जब उस समय क्या है, जो भारत के अंदर जो स्थिति बनी हुई थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब नरम स्थिति बनी हुई थी। बहुत ज़्यादा जो सैनिक थे वो इस युद्ध के अंदर मारे गए थे, भारत को बहुत अधिक आर्थिक क्षति पहुंची थी। तो इन सब से क्या है, जो नेहरू जी थे बहुत ज़्यादा टूट गए थे बिल्कुल, और उस समय उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। नेहरू जी की बहुत ज़्यादा, इनकी जो छवि थी बहुत धूमिल हो गई थी। मतलब नेहरू जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक चाइना, जिसको उसने इतना विश्वास किया, अचानक चाइना क्या है हमारे ऊपर ऐसा हमला करके हमें हरा देगा। और उस समय क्या है, अविश्वास का प्रस्ताव उस समय सबसे पहले हमारे देश के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और लोकसभा में इसके ऊपर बहुत अधिक बहस हुई थी। और इसके तुरंत बाद बहुत सारे मतलब जो बड़े बड़े जो उस समय मंत्री थे उन्होंने क्या अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और वो बहुत ज़्यादा मतलब उठापटक हो गई थी। और उसके अंदर रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन भी शामिल थे, जिन्होंने क्या है मंत्रिमंडल को छोड़ दिया था, उससे अपना इस्तीफा दे दिया था।
तो यहाँ तक बेटा आपके समझ में आ गया होगा। इसकी रीडिंग जरूर कर लेना आप लोग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा देखिए बेटा इसके अंदर और बताया गया है 1962 के बाद, ये तो था 1962 में जो चाइना का युद्ध हुआ था, भारत चाइना का। आगे है 1962 के बाद भारत और चाइना के संबंध कैसे रहे थे। अब देखो बेटा भारत और चाइना के बीच के जो संबंध थे उनको सामान्य होने में कम से कम कितना समय लग गया था, 10 वर्ष लग गए थे। यानी कि 1972 के बाद का समय है ये, 62 से 72 10 साल हो गए। उसके बाद 1976 में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध बहाल हो सके मतलब धीरे धीरे क्या है, जो गाड़ी थी वो पटरी पर आने लगी थी। और उस समय अटल बिहारी जी की सरकार थी। अटल बिहारी जो वाजपेयी थे वो क्या है, उस समय भारत में उनकी सरकार चल रही थी और वो उस समय विदेश मंत्री भी थे। तो 1979 के अंदर वो क्या है, चीन के दौरे पर गए थे। और बाद में इनके बाद नेहरू के बाद राजीव गांधी जो थे वो प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए थे। और ये मतलब कौन कौन उसके भारत के दौरे पर गया था वो इसके अंदर, चीन के दौरे पर गया था वो इस ब्लॉग के अंदर आप लोगों को समझाया गया है, आपको बताया गया है। ओके, आगे अब देखिए बेटा जो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, जो उसका क्या है असर जो हुआ था वो विपक्षी दलों के ऊपर हुआ था। यानी कि जो विपक्षी दल थे वो क्या है, उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती तो तीसरा क्या है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। तो इसके अंदर फ़ायदा कौन उठा रहा था, इसके अंदर जो अमेरिका था वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था, क्योंकि अमेरिका हमसे अलग था। अब देखिए दो जो गुट बन गए थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका और यूएसएसआर। तो जो सोवियत संघ था वो तो हमारे साथ था, लेकिन जो अमेरिका था वो अलग था। तो चाइना और पाकिस्तान का साथ किसने दिया था, अमेरिका ने दिया था। और हमारा साथ, भारत का साथ किसने दिया था, सोवियत संघ ने दिया था। तो उस समय क्या है, जो भारत के अंदर क्या है, दो पार्टियां बन गई थी, कांग्रेस की दो पार्टियां बन गई थी। तो कौन कौन सी थी इसके अंदर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई थी, उसके दो टुकड़े हो गए थे। तो उसके अंदर एक तो मार्क्सवादी का पार्टी बन गई थी जिसे CPIM और एक CPI और एक CPIM, ये दो पार्टी बन गई थी। और इसके अंदर जो CPIM था उसके साथ हमारे साथ तो कौन था, ये सोवियत रूस था, सोवियत संघ था। लेकिन पाकिस्तान और चाइना के साथ कौन शामिल हो गया था, USA शामिल हो गया था। लेकिन फिर भी जीत किसकी हुई थी, फिर भी जीत हमारी, लास्ट में जो जीत हुई थी वो भारत की और सोवियत रूस की ही जीत हुई थी। तो ये बेटा था चाइना ने जो हमारे साथ जो युद्ध किया था, लड़ाई की थी, ये उसके बारे में बताया गया है। आगे है नेक्स्ट है बेटा पाकिस्तान के जो युद्ध, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो देखिए पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था वो किन किन टॉपिक्स को ऊपर लेकर हुआ था, उसमें क्या क्या था। वो तो सबसे मेन तो वही था, कश्मीर का जो पाकिस्तान था वो क्या कह रहा था कि जो ये है पाकिस्तान के जो युद्ध हुए थे उसके अंदर पाकिस्तान अपना अपना पूरा हक किसके ऊपर जमा रहा था, वो जो कश्मीर वाला जो एरिया था वो उसके ऊपर वो क्या कह रहा था पाकिस्तान की, ये एरिया मेरा है। और इसी यहीं से ही क्या है, पाकिस्तान की और भारत की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। तो देखिए पाकिस्तान और भारत के 4 युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध हुए थे बेटा, इनको ध्यान से सुनना। सबसे पहला वही था कश्मीर का विवाद जो 1947-48 से चल रहा था, उस समय नेहरू जी की सरकार थी। उसके बाद 1965 में जो हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री जी की उस समय सरकार थी। उसके बाद जो 1971 में जब हुआ था वो इंदिरा गांधी की समय में हुआ था, वो बांग्लादेश के ऊपर जो संकट आया था उससे रिलेटेड था। और एक 1999 के अंदर जो कारगिल का युद्ध था, जो कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है, उस समय क्या है कारगिल का युद्ध हुआ था। तो ये 4 मुख्य युद्ध हुए थे जो पाकिस्तान के और भारत के बीच में हुए थे। अब हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए बेटा, तो जो कश्मीर का जो एरिया था वो क्या है, जिसे POK कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो उसमें कहता क्या, कश्मीर पाकिस्तान क्या कहता था कि ये इसके ऊपर पूरी तरह से हमारा कब्जा है, पाकिस्तान उसके ऊपर अपना कब्जा कर रहा था। मतलब कहने का अभिप्राय है बेटा, भारत का बहुत सारा एरिया तो क्या कोई चाइना ने किसी एरिया पे चाइना ने अपना कब्जा कर रखा है, किसी ने पाकिस्तान। तो इस तरह से क्या है, जो बहुत सारा एरिया क्या है आज भी हमारा है, लेकिन वो क्या है दूसरे देश उसके ऊपर अपना कब्जा करके बैठे हैं। और ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, बहुत जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से ये लड़ाई चलती आ रही है। तो जो कश्मीर का जो कश्मीर के ऊपर जो क्या है
जो पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान की सरकार के बीच संबंध कायम हुए थे, लेकिन इन दोनों ने क्या आपस में जो शुरुआत में जो ये लड़ाई हुई थी पाकिस्तान की, तो उसमें क्या जो महिलाएं थी उनका अपहरण कर लिया गया था, वो उनको उनके परिवार से अलग कर दिया गया था। तो ये जो विवाद था बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। तो नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 के अंदर हस्ताक्षर किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने सिंधु नदी के ऊपर जो विवाद चल रहा था, नदी के जल के ऊपर जो विवाद था, उसके ऊपर 1960 के अंदर हस्ताक्षर किए गए थे, उसमें सिग्नेचर किए गए थे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज़्यादा गंभीर शुरुआत हुई थी। और उस समय क्या है, जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के जो कच्छ इलाके थे वहाँ से क्या है, हमारे भारत के अंदर एंटर किया था, भारत के ऊपर हमला कर दिया था। तो उस समय क्या है, जो शास्त्री जी थे उन्होंने क्या कहा कि अब हमें पाकिस्तान से बदला लेना है। और इसलिए क्या है, जो भारत के जो उस समय तक तो देखो बेटा, जो भारत की सेना थी वो भी स्ट्रोंग हो गई थी, और वो क्या है, जो भारत की सेना थी उन्होंने पाकिस्तान का जो लाहौर नामक जो एरिया था वहाँ तक उन्होंने क्या है अपना कब्जा कर लिया था। किसने, भारत ने उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। लाहौर नामक क्षेत्र के ऊपर भारत ने अपनी सेना को फैला दिया था। ये देखो यहाँ पर ये लाहौर के नज़दीक तक हमारे भारत की जो सेना थी वो लाहौर तक पहुँच गई थी। उसके बाद देखिए क्या हुआ था कि जब पाकिस्तान ने क्या देखा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा एरिया में आकर फैल गए हैं, तो उस बीच के अंदर ही देखिए बेटा एक समझौता हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता, बेटा 1966 में वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताशकंद समझौता हुआ था। और ताशकंद समझौते के अंदर क्या कहा गया था, और ये आपको भी पता होगा बेटा, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। और इस जो ताशकंद समझौता हुआ था, इसके ऊपर साइन करने के लिए ही जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो वहाँ गए हुए थे, और वहाँ पर क्या है, उन्हें खाने के अंदर जहर मिलाकर खिला दिया गया था, जिससे उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, और इसके बाद उनका जो शासन था वो भी खत्म हो गया था। ठीक है, आगे देखिए बेटा। अब बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का युद्ध कब हुआ था, 1971 के अंदर। तो 1970 में पाकिस्तान के सामने एक बहुत ही बड़ा संकट आ गया था। वो क्या था कि जो पाकिस्तान था उसके दो टुकड़े हो गए थे, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, दो भागों के अंदर बट गया था। अब जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसके जो नेता थे वो अपने साथ मतलब दोहरी नीति अपना रहे थे, और पूर्वी पाकिस्तान की जो बंगाल की मतलब पूर्वी पाकिस्तान कौन सा था बेटा, जो बंगाल जो बांग्लादेश है उससे पहले क्या है पूर्वी पाकिस्तान, और एक जो अभी इस समय पाकिस्तान है। तो जो इसके दो भाग हो गए थे, तो जो अब वो क्या है, इन दोनों के बीच में आपस में युद्ध हो गया। तो पाकिस्तान तो अलग था, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान था वो हमारे भारत के अंदर ही था। तो क्या है, इसका भारत ने साथ दिया। अब भारत ने साथ देने की वजह से क्या हुआ, जो पाकिस्तान था वो भारत का भी क्या हो गया था, भारत के भी अगेंस्ट हो गया, और वो भारत के साथ भी, तो भारत भी इसके अंदर घुल गया था। तो भारत इसको बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के अंदर भारत का पूरा अहम रोल था। और बांग्लादेश ने क्या है, भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया, और इस युद्ध के अंदर क्या है, पाकिस्तान को मतलब पूर्वी पाकिस्तान को ख़त्म करके उसका क्या नाम कर दिया गया, उसको अलग से उसकी सत्ता दे दी गई, अलग से देश बना दिया गया, और जिसे बांग्लादेश का नाम दिया गया था। तो ये था बेटा आपका बांग्लादेश वाला युद्ध। आगे देखिए, अब इसकी जगह पाकिस्तान ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया था। पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो उनको पर जुल्म ढाए जा रहे थे, और भारत ने उनका साथ दिया। लेकिन उस समय क्या हुआ बेटा, 1971 के अंदर देखिए 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का, यानी कि भारत के अंदर जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे 80 लाख वो भारत के अंदर आ गए थे, और भारत को क्या, उनको अपने देश के अंदर पनाह देनी पड़ी, शरण देना पड़ी। और भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और सहायता दी थी। और इस प्रकार से तो उस समय जो मैंने आपको पॉइंट अभी बताया था, भारत पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद की थी, और हमारे भारत की उस समय किसने मदद की थी, सोवियत संघ ने हमारी मदद की थी। और अंत में विजय किसकी हुई थी, अंत में जीत हमारी हुई थी। और इसके अंदर क्या है, जीत होने के बाद क्या है, जो बांग्लादेश था उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, वो
क्या है पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद हो गया था और वो पूरी तरह से क्या है जो बांग्लादेश था पूरी तरह से अलग देश बन गया था, उसे अलग देश का दर्जा दे दिया गया था। तो ये था बेटा पाकिस्तान का और जो इसका बांग्लादेश के बीच में जो युद्ध हुआ था। आगे है कारगिल का युद्ध। कारगिल के युद्ध के अंदर देखिए इस बीच बेटा एक और पॉइंट है, वो आप वो और देख लीजिए एक बार। एक पॉइंट और रह गया यहाँ पर। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो इन दोनों के बीच शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, शिमला के ऊपर जो उन्होंने कब्जा किया था उसके ऊपर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था वो उसको वहाँ से छुड़ा कर क्या है वो भारत के अंदर शामिल किया गया था। और इसके अलावा कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 के शुरुआती महीनों में। भारतीय इलाके की नियंत्रण सीमा रेखा जो मतलब द्रास, माशकोहो, काक्सर और बतालिक पर अपने को मुजाहिदीन बताने वालों ने कब्जा कर लिया था। यहाँ पर क्या हो रहा था, जो पाकिस्तान है वो भारत के बहुत सारे एरियाज को पर अपना हक जमा रहा था और इससे दोनों देशों के बीच लड़ाई छिड़ गई और इस लड़ाई को कारगिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। और 1999 के मई जून में यह लड़ाई जारी रही थी और 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर दोबारा से अधिकार स्थापित कर चुका था। और जो कारगिल की जो लड़ाई हुई थी बेटा वो पूरे विश्व का ध्यान इस ओर आ गया था और अंत में क्या हुआ, अंत में जीत किसकी हुई थी, हमारे भारत की अंत में जीत हुई थी। तो ये आपका बेटा जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे इसके अंदर बताए हैं। और इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट आता है भारत की परमाणु नीति। तो भारत क्या है शुरू से क्या कहता था भारत कि भारत क्या शुरू से ही लड़ाई वगैरह करना नहीं चाहता था, वो लड़ाई के मामले में पीछे ही रहता था, वो शांतिपूर्ण तरीके से हर बात को सुलझाने की कोशिश करता था। तो इस दौर की एक खास बात क्या थी, भारत का परमाणु विस्फोट। तो इस दौर के अंदर देखिए क्या हुआ था, भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया था। देखिए सही 10 साल बाद 1964 के अंदर 1964 के अंदर बेटा किसने बनाया था परमाणु परीक्षण, 1964 के अंदर चाइना ने परमाणु परीक्षण किया था। और उसके सही 10 साल बाद यानी कि 1974 के अंदर भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। बीच में तो क्या हुआ था बेटा कि बीच में जब 1964 के अंदर जब चाइना ने परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने और चाइना ने क्या चाल चली कि उन्होंने एक क्या कह दिया कि अभी एक जो न्यूक्लियर जो टेस्ट होते हैं न्यूक्लियर NPT एक इन्होंने एक वो बनाया था NPT देखिए क्या था बेटा, NPT था न्यूक्लियर पावर टेस्ट। तो इन्होंने क्या कहा था, ये जो एक्ट बनाया था इस एक्ट के अंदर क्या कहा था कि अब इस NPT को ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर जो परमाणु बम का जो टेस्ट होता है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो इससे क्या है जो भारत अब बड़ा नाराज़ हो गया, वो क्या कहता है कि तुमने अपने देश के लिए तो अपने देश की रक्षा के लिए तो तुम लोगों ने क्या है हथियार बना लिए, परमाणु परीक्षण कर लिए, लेकिन जब हमारा नंबर आया तो तुम लोग क्या कह रहे हो कि अभी इसे ख़त्म कर दिया जाए। तो ये इससे क्या है जो भारत अब बहुत खफा हो गया, नाराज हो गया और भारत ने उसके ऊपर साइन नहीं किए, भारत ने उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए थे। और बहुत लंबे संघर्ष के बाद 1974 के अंदर भारत को इस चीज़ की परमिशन मिली थी। भारत ने सबसे पहले 1974 में के मई में परमाणु परीक्षण किया था और धीरे धीरे करके क्या है वो तो सबसे पहली शुरुआत थी और उसके बाद धीरे धीरे करके 1940 के दशक में अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में जो ये शुरुआत इसकी हो चुकी थी। और भारत क्या है सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। वो उसका मकसद ये नहीं था कि मैं किसी के साथ लड़ाई करूं, लेकिन वो क्या कहता था कि मुझे मतलब अपनी सेफ्टी के लिए मुझे ये हथियार बनाने की रखने की होनी चाहिए। देखिए ये पॉइंट आ भी गए जो मैंने आपको बताया, चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण कर लिया था। उस समय बहुत सारे देशों ने किया था जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। लेकिन जब भारत का नंबर आया तो उन्होंने इस चीज़ से क्या है हाथ पीछे खींच लिया था। तो इस प्रकार से 1974 के अंदर भारत को क्या है इस चीज़ की परमिशन मिली थी। भारत ने 1974 के अंदर अपनी परमाणु नीति बनाई थी। और अरब इजराइल का जो 1973 में अरब और इजराइल का जो युद्ध हुआ था, इसके बाद पूरे विश्व के अंदर पूरे संसार के अंदर क्या हुआ था, जो तेल था उसके लिए क्या है पूरे संसार के अंदर तेल के लिए हाहाकार मच गया था। यानी कि जो तेल के जो दाम थे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे और इस वजह से क्या है देश के अंदर जो 1973 का अरब इजराइल का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का पूरे संसार के ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट आया था और पूरे संसार के अंदर क्या है हड़कंप सा मच गया था। चारों तरफ क्या तबाही मच रही थी, हर देश क्या है अपने आप को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो ये था भारत का जो परमाणु नीति थी वो किस प्रकार की थी और
लास्ट है भारत का परमाणु कार्यक्रम। तो इसके अंदर क्या है, भारत ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए 1955 के अंदर जब परमाणु अप्रसार संधि को बढ़ा दिया गया तो भारत ने इस चीज़ का विरोध किया, और जो मैंने आपको अभी बताया था। और लास्ट में क्या है, 1976 के अंदर भारत को क्या है, परमाणु नीति बनाने की परमिशन मिली थी। तो ये इसके ब्लॉक्स थे जो इसके अंदर। तो ये बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से इसको स्टोरी बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करोगे। जो भी डाउट आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं। और बेटा इस चैप्टर की रीडिंग जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। ओके, थैंक यू बेटा।